हेलो बच्चों, आज 16 दिन 16 अध्याय में आज हमारा 8वां दिन है और आज हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय बैंकिंग एवं कराधान। तो मैं आप लोगों को आज बैंकिंग और कराधान से संबंधित सवाल हल करके बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो बैंकिंग का मतलब हम जानते हैं कि बैंक से रिलेटेड सवाल होगा इसमें। तो इसमें मुख्य रूप से मैं पहले आपको बता दूं कि क्या चीज़ होता है। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे 3 खाताओं के बारे में पढ़ना है। एक बचत खाता, दूसरा सावधि जमा खाता और तीसरा है आवर्ती जमा खाता। तो इसमें मुख्य रूप से ये तीनों पढ़ना है आपको कि बचत खाता क्या होता है, सावधि जमा खाता क्या होता है, आवर्ती जमा खाता। तो सबसे पहले बचत खाता। बचत खाता क्या होता है? बैंक में हम एक निश्चित राशि जो भी हमारे पास होता है वो हम बैंक में जमा कर देते हैं और उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जैसे ब्याज की मात्रा कम दिया जाता है, जैसे 4% ब्याज दिया जाएगा, जबकि सावधि जमा खाता में हम 1 साल, 10 साल, 2 साल या 5 साल, मतलब जितना भी हो, या 6 माह इसके लिए जमा कर दिया जाता है और इसमें ब्याज सबसे ज़्यादा होता है, जैसे लगभग 8% या 7 जो भी होगा। और आवर्ती जमा खाता में क्या किया जाता है कि हर माह हम जो पैसा है वो हर माह जमा करते हैं और इसमें जो है ब्याज हो इसकी तुलना में कम रहेगा। जैसे हो सकता है ये 6% रहे और हम हर माह एक निश्चित राशि इसमें क्या करते हैं, हम जमा करते हैं कि कोई भी निश्चित राशि हम हर माह 200, 400, 500 ऐसे करके हम जमा कर सकते हैं। 100 रुपये भी जमा कर सकते हैं। तो वो हमारा कहलाता है आवर्ती जमा खाता। तो इस प्रकार से तीनों बचत खाता को जानना जरूरी है कि क्या होता है और उसके पश्चात हम लोग इसके सवाल हल करेंगे कि इसका मान तुमको ध्यान रखना है। जैसे इसमें मुख्य रूप से हमारा 2 प्रकार का सवाल है कि जैसे आवर्ती जमा खाता होगा उसमें किस हिसाब से हमको ब्याज मिलेगा, और बचत खाता या सावधि जमा खाता। तो बचत खाता में हम नहीं देखेंगे, मतलब 2 प्रकार के सवाल ज़्यादातर हम देखेंगे, एक आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता। तो जैसे आवर्ती जमा खाता सबसे पहले देखते हैं कि जो आवर्ती जमा खाता है उसमें हमको किस प्रकार से ब्याज मिलता है, ब्याज की गणना कैसे किया जाता है। तो इसमें जो हमारा ब्याज होगा, ब्याज का जो सूत्र है वो होता है ब्याज बराबर P गुणा R बटे होता है ये 100 और गुणा होता है 1/12 और कोष्टक में होता है n और n+1 और अपान 2। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम जो भी होगा सावधि जमा खाता, जो आवर्ती जमा खाता है उसका ब्याज निकाल सकते हैं। जहाँ P जो है वो किस्त है। किस्त का मतलब होता है हर महीना जितना रुपए जमा करता है। R जो होता है वो दर होता है कि कितना रुपए वो जमा करता है, और N जो है वो समय होता है या किस्त की संख्या, ये कितने किस्त जमा किया कि किस्त की संख्या हमारा कितना रहा। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी मान दिया रहेगा उसका। तो ये सूत्र लेंगे और हमको हल करना है। इसके बाद हम आते हैं सावधि जमा खाता में। तो सावधि जमा खाता में क्या होता है कि एक जो भी राशि होता है एक निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है, जैसे सावधि जमा खाता में। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है मिश्र धन A बराबर होता है P × 1 + R/100 और यहाँ N होता है। तो इसमें से हम ये फार्मूला रखते हैं और मिश्र धन निकाल लेते हैं। फिर इसमें ब्याज जो होता है, ब्याज का मान जैसे निकालना हुआ तो ब्याज जो निकलेगा वो हो जाएगा A - P, अर्थात जो मूलधन है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे और यहाँ भी जो R है वो दर है और N जो है वो समय है। तो समय के लिए यहाँ T नहीं लिख के N लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ समय की गणना क्या होता है, जिस हिसाब से ब्याज की गणना किया जाता है उस हिसाब से हम लेते हैं। तो इसके पश्चात हम कोई भी सवाल लेके देखते हैं कि कैसे हम ये सवाल हल कर सकते हैं। और इसमें मैं प्रश्नावली से ही सवाल लूँगा। आप देख सकते हैं बुक से कि जैसे हम कोई भी सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें होता है उसको हम
लिख लेते हैं और उसके पश्चात इसको हल किया जाता है। तो हम सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं हम। जैसे पहला सवाल है प्रश्नावली से, इसमें दिया है कि 150 रुपये प्रति माह की दर से रहे करीम ने 2 वर्ष तक जमा किया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस्त हमारा कितना है। तो किस्त बराबर है यहाँ 150 रुपये और समय है हमारा, जो समय जिसको एन लिखते हैं, तो वास्तव में किस्त की संख्या है, जैसे 2 वर्ष है तो 2 गुणा यहाँ कितना हो जाएगा, इतना माह। तो इसमें इसको क्या लेना है, माह में, अर्थात ये हो जाएगा 24 माह। और इसके पश्चात हमको दिया है दर, तो दर का मान है यहाँ आर बराबर 5%। तो ये हो गया। किस्त की राशि दे दिया कि 150 रुपये है, समय दे दिया 2 वर्ष है तो 2 गुणा 12, क्योंकि माह में लेना है इसको। तो इस प्रकार से ये कर देंगे कि प्रति माह किस्त पटाता है, किस्त इतने रुपए प्रति माह, है ना। तो प्रति माह है, इसलिए इसमें जो समय होगा 2 वर्ष है उसको 2 गुणा 12 माह लिखेंगे और दर तो जैसा है वैसी रहेगा, साल का ब्याज। अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए जो ब्याज है हमारा, ब्याज बराबर हो जाएगा P गुणा R बटे 100 और यहाँ पर हो जाएगा 1/12 और यहाँ कोष्टक में हो जाएगा n और n+1 और अपान हो जाएगा 2 और ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ से हम इसका इन सब का मान रख देते हैं। तो P का मान कितना है हमारा 150, R का मान कितना है 5 और इसका मान है 100, इसका मान है 1/12 और इसका n है, तो n यहाँ पर है 24 और 24 धन 1 और बटे हमारा हो जाएगा 2। तो ये 12 दूनी 24 और 24 एकम 24 और यहाँ से भी हम काटें तो क्या हो जाएगा 0 और ये 0 और यहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा, कितना बचे हमारे पास, नीचे में आया 15, तो इसका भी कटा सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो हमारे पास आ गया 7.5 और गुणा 25, इसका गुणा कर लेंगे हम। तो 25 पंचे 125 और 25 सत्ते हो जाएगा 175, 175 और 12 कितना हो जाएगा 187। तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 187 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ से ये पूछा है कि कुल कितना धनराशि भुगतान की जाएगी बैंक द्वारा। तो हम सबसे पहले इसका मूलधन निकाल लेते हैं कि मूलधन कितना हुआ है। तो मूलधन कितना हुआ है, 2 साल तक जमा किया अर्थात 24 और गुणा कितना जमा किया है हर माह 150 रुपये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, ये 0 का 0, ये 15 छक्के 15 चौक 60, हासिल लाई 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, अर्थात इसका जो मूलधन जमा हुआ है वो 3600 रुपये हुआ है। इसलिए जो मिश्र धन है, मतलब लास्ट में प्राप्त राशि होगा वो कितना होगा 3600 और धन इसको जोड़ देंगे 187 रुपये 50 पैसे। तो ये 3600 और 187 कितना हो जाएगा 3787 रुपये 50 पैसे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी ऐसा है इसमें यदि इसका मिश्र धन निकालना हो, मिश्र धन मतलब जो आखिरी में रुपए मिलने वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे पहले, मतलब जमा राशि कितना किया हो। तो टोटल कितना किया, 24 माह तक 150 रुपये जमा किया, तो टोटल 3600 जमा किया, 187 रुपये और 50 पैसा इसका ब्याज हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटल 37,187 रुपये उसको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल प्रश्नावली का ऐसे हल होगा, या कोई भी सवाल हो जिसमें किस्त का मान दिया हो उसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। यदि इसमें क्या हो, ब्याज की राशि दे दिया जाए तुमको तो दर निकाल सकते हैं, या दर का मान दिया है, मतलब कुल मिला के इसमें कितने राशियां हैं, ब्याज है, मूलधन है या किस्त की राशि है, दर है और समय है। तो ये चारों में से कोई भी मान देगा और बाकी को हमको निकालना होगा। तो इसमें एक अगला सवाल लेते हैं हम, जिसमें ये सवाल नंबर है तुम्हारा
6 सवाल ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 6 सवाल में कि 100 रुपये प्रति माह जमा करता है। तो इसमें ये इसका जो किस्त है तुम्हारा 100 रुपये प्रति माह, हर माह 100 रुपये जमा करता है। अब इसके बाद इसका दिया हुआ है कि 3 वर्ष, तो समय हमारा कितना होगा, समय n बराबर 3 गुणा 12 अर्थात कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 माह। तो ये समय हो गया 36 माह। अब इसके पश्चात दिया है हमको, दर नहीं दिया है, सीधा हमको ब्याज दे दिया है। ब्याज बराबर दे दिया है 222 रुपये। तो इस प्रकार से हमको ये हल करना है। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग जानते हैं चूँकि ब्याज बराबर क्या होता है, किस्त वाले राशि में P इंटू आर और बटे 100 गुणा 1/12 और ये हो जाएगा n और n प्लस 1/2। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें रख देंगे। इसका मान दिया है हमको 222 और P का मान दिया है 100 रुपये, R का मान हमको निकालना है और बटे 100, ये मान है 1/12 और इधर दिया है 36 और 36 धन 1 और ये बटे 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 तिया 36। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 का ये नीचे में 2 है, इसका इधर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 444 और इधर बचा हमारा R और 3 गुणा 37। तो R का मान निकालना है तो R को या इसको सामने रखते हैं, सबको इधर पक्षांतर कर देते हैं। 444 और बटे 3 गुणा 37 बराबर R। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 3 से इसको कटा देते हैं कि 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा तो 3 चौक 12, 2 बचा, फिर 3 अट्ठे 24। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि 37 है तो 37 एकम 37 और 37 चौक इतना, अर्थात जो R है वो कितना आएगा, 4%। तो इसलिए जो हमारा इसका दर आएगा कि 4% की दर से जो राशि है, मतलब किस्त 100 रुपये 3 साल तक पटाता है 36 माह तक, तो उसका जो ब्याज है 222 रुपये यदि होता है तो उस राशि का या उसका जो दर होगा वो कितना होगा, 4%। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल दे इसमें कि जो ब्याज होता है, मूलधन होता है, समय होता है और दर, तो चारों में से कोई भी एक मान नहीं दिया रहेगा, उसको हम हल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है वो आवर्ती जमा खाता से संबंधित सवाल को बिल्कुल इसी सूत्र से, इसी फार्मूला से हल करना है और वो आसानी से हल हो जाएगा। अब अगला अपन देखते हैं सावधि जमा खाता के लिए कि कैसे हल करते हैं उसको। सावधि जमा खाता में क्या होता है, इसके लिए हम कोई सा भी सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम एक सवाल लेते हैं इसका प्रश्नावली से ही 9वां सवाल। अब 9वां सवाल में दिया हुआ है कि हमारा मूलधन, इसमें क्या दिया रहेगा तुमको, मूलधन, कि मूलधन कितना है, तो मूलधन P बराबर दिया है 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए हो गया। इसके बाद हमको दिया हुआ है ब्याज की दर, जो ब्याज है जो R बराबर दिया है वो 4% वार्षिक है। और इसके पश्चात दिया है हमको अगला चीज 2 वर्ष, समय दिया हुआ है n बराबर 2 वर्ष। तो पूछता है परिपक्वता अवधि पर कि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो हमको कितना मिलेगा, मतलब ब्याज। तो यहाँ से तुमको सिंपल सा बिल्कुल कर लेना है कि इसका हम मिश्र धन निकालते हैं, है ना। मिश्र धन A बराबर कितना होता है, P और कोष्टक में होता है 1 प्लस R/100 और टू दी पावर n। अब यहाँ से हम मिश्र धन निकालना है तो A बराबर P की जगह है हमारा 2 लाख रुपए और 1 प्लस R की जगह है 4/100 और इसके जगह है हमारा 2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि A ये 2 लाख का 2 लाख और गुणा इसको करेंगे 4 एकम और ये 4 25, फिर इसको करें तो ये कट जाएगा 25 एकम 25 और 1 26 और बटे हो जाएगा ये 25 और इसका वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 2 लाख और गुणा, इसको हम कटा के भी कर सकते हैं या जो भी चीज़
तो तुमको यहाँ पर गुणा करने और कटाने आना चाहिए। इसको जैसे करेंगे तो 25 एकम 25, 25 शून्यम शून्य और 25 चौक 100, तो 1.04 और इसका घात 2 है तो 1.04। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, तो ये मान लो हमारा 2 लाख अलग है और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे जैसे, तो 4 चौक, ये 4 चौक 16 और 4 एकम 4, फिर ये जीरो है तो जीरो के लिए काट बस देते हैं, गुणा नहीं करते। फिर इसके लिए 4 0 और 1, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये 4 दूनी 8 और ये 0 और ये 1 और इसमें दशमलव लगेगा तो 1 2 3 4, अर्थात इसमें लग जाएगा 1.0816। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3 और ये 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और इसमें जितने शून्य हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब दशमलव बाद इसमें 4 अंक है तो 4 अंक लगा देंगे, 1 2 3 ये 4। इस प्रकार से जो अंत में इसको राशि मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2,16,320 रुपये इसको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी ऐसे सवाल होता है हमको फार्मूला यही लेना है और उसका केवल हमको मान रख देना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से सवाल, इसमें भी 4 मान है, ये मिश्र धन है, मूलधन है, दर है और समय। तो इसमें से कोई भी मान देगा कि तुमको 4 में से 3 मान देगा और 1 का मान निकालना होगा, तो उस कंडीशन में हम किसी का भी मान दे तो 1 का मान निकालना होगा तो आसानी से निकाल लेंगे। इसमें वार्षिक दिया है, मान लो किसी सवाल में 6 माही गणना में दिया तो ये दर को हम क्या करेंगे उस कंडीशन में 4/2, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 2% 6 माही। और इसी प्रकार से जो 2 वर्ष दिया है इसको हम क्या कर लेंगे 2 गुणा 2, क्योंकि एक साल में 2 तो इतने 6 माही, मतलब इसमें कितना हो जाएगा 4 6 माही। तो वहाँ पर n का मान कितना रखेंगे हम 4 और यहाँ पर जो r का मान है उस कंडीशन में कितना रखेंगे उसका मान 2। तो इस प्रकार से जो भी है तुमको हल करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बैंकिंग के सवाल है इतना ही है कि दोनों सवाल से तुमको हल करना है। पेपर में कोई एक आएगा या तो बैंकिंग से या इसमें से, तो केवल इसमें 2 फार्मूला है, एक किस्त वाला है, किस्त से ब्याज, और एक इससे वाला है, तो इसको करके हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कराधान या कर वाले सवाल को हम कैसे करके करते हैं। तो कर वाले सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी सवाल ले लेते हैं इसको और फिर उसको हम हल करते हैं, या सबसे पहले थोड़ा सा उसका स्टेप हम समझ जाएं कि हमको करना कैसे है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो भी सवाल दिया रहेगा उसके कुछ पद हैं जो मैं पहले बता देता हूं, कि जैसे हम इसमें सबसे पहले कुल आय निकालते हैं। इसका पद है कि पहला पद क्या किया जाता है, तुमको निकालना है कुल आय। फिर हमको दूसरा में निकालना है, इसमें से यदि कुछ घटाना हुआ जैसे 30 जी या ऐसा कुछ दिया रहा दान वाला और उसको पर्टिकुलर दे कि 80 जी के तहत कोई दान को छूट मिले कि 50% का छूट मिले, तो उसको सीधा कुल आय में से घटा देना है। उसके बाद इसमें से छूट या इसको बोला जाता है बचत निकालना है। फिर उसके बाद हमको निकालना है तीसरे नंबर में कर योग्य आय, कर योग्य आय कि कितना राशि का कर लगेगा। और उसके बाद हमको निकालना है आयकर, और ये भी आयकर जो है अलग अलग खंड में होगा 1 2 3, कि एक में कोई कर नहीं लगेगा, एक में 10% लगेगा और एक में 20% लगेगा। फिर ये तीनों को क्या कर लेना है, तुमको जोड़ लेना है अगले पद में, ये हो जाएगा कुल आयकर। ये मान लो हमारा 5वां स्टेप। और इसके बाद हम लोग निकालते हैं उपकर। उपकर में होता है शिक्षा कर। शिक्षा कर में 2 भाग में होगा, एक 2% का और एक 1% का। तो ये जो है वो कुल आयकर का निकलता है। वास्तव में ये जो होता है कुल जो आयकर रहेगा इसका कितना परसेंट निकलेगा, 2% और 1%। कई 2% भी निकालोगे 1%, या कई जगह क्या होगा इसको सीधा 3% दे दिया जाएगा। तो 3% दिया जाएगा तो सीधा एक बार निकालोगे। और इसके बाद जो होता है वो अगला पद होता है देय आयकर। देय आयकर का मतलब होता है ये तो कुल आयकर हुआ, अब यहाँ से कुल आयकर इतना बना लेकिन इसमें और टैक्स लगेगा शिक्षा के लिए। तो देय आयकर मतलब होता है ये कुल आयकर, और उसके बाद होता है जो शिक्षा का उपकर है, शिक्षा उपकर,
ये तो शिक्षा में जो उपकर लगा है उसको मिला के, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, देय आयकर। तो इस प्रकार से तुमको इतना स्टेप का ध्यान रखना है कि ये स्टेप हमको पता होगा तो टोटल मिला के 7 स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले कुल आय निकालना है, जो भी सवाल रहे, कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे पहले कुल आय निकालना है। उसके बाद जो भी उसका बचत रहेगा, जैसे LIC और सुरक्षा निधि या बचत पत्र या ऐसा कुछ भी चीज़ रहा तो वो निकालना है। फिर उसमें से क्या कर देना है, इसको क्या करते हैं, कुल आय में से जो बचत होता है या इसी को बोला जाता है छूट, बचत या छूट। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है माइनस में, जैसे इसकी सीमा हमको दिया रहा मान लो 1,00,000 रुपये, तो उसको क्या करना है, यदि 1,00,000 रुपये उसकी सीमा है और मान लो उसका बचत जो है 1,07,000 हो गया, तो वहाँ पर तुमको क्या करना है, जो 1,07,000 आएगा तो उसको नहीं लिखना है, उसको टोटल कितना ही लिखना है, 1,00,000 रुपये, क्योंकि 1,00,000 रुपये उसकी अधिकतम सीमा है। तो 1,00,000 रुपये लिखोगे, 1,07,000 रुपये नहीं लिखना है तुमको। फिर उसके बाद इसमें से जो तुमको कॉलम दिया रहता है, 3 लाइन दिया रहता है या 4, कि 2.5 लाख तक हमारा कोई आयकर नहीं होता, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक या 3 लाख तक, ऐसा जो भी रहता है उसके हिसाब से क्या करना है, तुमको सवाल को हल करना है। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा आसानी से। तो आयकर में केवल एक सवाल या एक ही तरीका है, ये लंबा भले है 6 नंबर में आता है, लेकिन तुमको इसको बिल्कुल आसानी से चाहो तो हल कर सकते हो। ये 7 स्टेप का तुमको पालन करना है और बिल्कुल ही आसान है, ये कोई बड़ा ज़्यादा जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं है, तुमको थोड़ा सा समझने बस की बात है इसमें। जैसे मैं बताता हूँ तुमको, एक सवाल लेके, एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें सभी चीज़ लगभग आ जाए, तो जो ज़्यादातर आया है वो सवाल लेते हैं अपन। जैसे प्रश्नावली से हमारा 4 नंबर का सवाल है कि ये, जैसे इसमें 4 नंबर का सवाल दिया है कि 14-15 में किसी बैंक के मासिक आय जो है वो 40,000 रुपये है, मासिक आय। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुल आय निकालते हैं, तो कुल आय क्या होगा, 40,000 और गुणा कितना हो जाएगा, ये 12, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये 4 शून्य, अर्थात 4 लाख इसका हो जाएगा 80,000 रुपये। ये हो जाएगा हमारा कुल आय। अब इसके पश्चात देखते हैं हम, ये बोलता है सामान्य भविष्य निधि में, तो बचत ये पहला बिंदु हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं क्या, इसका बचत, कि क्या क्या में बचत करता है। तो पहला इसका है सामान्य भविष्य निधि, तो इसमें जमा करता है, इसको 60 में लिख सकते हैं हम, सामान्य, मैं थोड़ा 60 में लिख देता हूँ इसको, सामान्य भविष्य और निधि। तो इसमें जमा करता है ये 40,000 रुपये। अब दूसरा जमा करता है 6,000 रुपये अर्धवार्षिक LIC, तो यहाँ पर लिख देंगे LIC कितना जमा करता है, 6,000 रुपये 6 माही, तो इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, गुणा 2, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 12,000 रुपये। 6 माह में करता है वो 2,000, 6 महीना में 6,000, तो 2 6 माही में कितना हो जाएगा वो 12,000। इसके पश्चात यदि ये बोला है कि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,600 रुपये प्रति माह आयकर दे दिया है, तो वर्ष के अंतिम माह में भुगतान किए गए आयकर की गणना कीजिए। तो ये लास्ट में, मतलब लास्ट मंथ में जितना पटाया है उसका, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुल बचत इसका कितना हो जाएगा, कुल जो बचत है वो हो जाएगा 40,000 और धन हो जाएगा 12,000, तो टोटल कितना हो गया इसका बचत, 52,000 रुपये। अब ये जो 52,000 हुआ, इसको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे हम कर योग्य आय, मतलब जिसमें हमको क्या लगेगा, कर। तो ये है हमारा 4,80,000, इसमें से कितना घटा देना है तुमको, 52,000। ये इस प्रकार से, तो ये राशि कितना आ जाएगा, 4,52,000 घटाएंगे तो 52 कम कर दीजिए 80 में से, तो ये 4 लाख हो गया। 10 में से ये गए तो 8 और 8 में से 6 गए तो 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 4,28,000 रुपये। अब इस 4,28,000 रुपये में से इसका आंकड़ा दिया है, अब हम निकालते हैं आयकर। आयकर निकालते हैं, तो पहला इसका है आयकर का कि पहला 2.5 लाख तक, 2,50,000 तक आयकर कितना हो जाएगा, 0, मतलब कोई आयकर नहीं।
दूसरा कंडीशन है कि 2.5 लाख से, इसको लाख लिख देता हूँ मैं सीधा, लाख से कहाँ तक, 5 लाख तक। कितना परसेंट ये, 10%। अर्थात अब देखो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है, ये जैसे कर योग्य आय तुम्हारा कितना है, 4,28,000, और ये कितना है, 2.5 लाख से 5 लाख। तो यदि ये अधिकतम राशि इस राशि से अधिक हो तो तुमको क्या करना है इसको, कि 4,28,000 इसमें से तुमको कितना घटाना है, 2,50,000, और इसका कितना परसेंट निकालेंगे हम, 10%। तो यहाँ से कितना होगा, इसमें से निकाल दो 2.5, तो 2.5 में से 4 गया तो 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से इतना बचा तो ये हो जाएगा 1,78,000, और गुणा 10 और बट्टे 1/100, तो ये 0 0 0 और ये 0, अर्थात इसका जो ये बचेगा वो होगा 17,800 रुपये। ये तुम्हारा कर हो जाएगा कि उसको इतना रुपये कर देना पड़ेगा। लेकिन बोलता है कि प्रथम 11 माह में देय आयकर, कि पहले जो 11 माह में है वो कुल आयकर, कुछ आयकर पटा लिया तो हर महीने कितने पटाता है वो, 1,600 रुपये। तो 1,600 पटाया तो 11 माह में कितना हो जाएगा, 11 गुणा 16, तो 11 शून्य शून्य, ये शून्य और 11 छक्के 66, और हासिल लाई 6, 11 एकम 11 और 6 17, तो कितना हो जाएगा, 17,600 रुपये। तो इसलिए अंतिम माह, अंत में ना, या साल के अंत में, इसलिए अंतिम माह में देय आयकर, तो अंतिम माह में देय आयकर हमारा, अरे नहीं थोड़ा सा, इसका क्या निकलेगा, शिक्षा उपकर 3% निकालना है अभी, तो यहाँ पर वो चीज़ हम भूल गए, शिक्षा उपकर, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा उपकर, तो 17,800 का 3%, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं इसको ताकि वहाँ पर घटाने से आसानी हो। तो कितना हो जाएगा, ये 17,800 गुणा 3 और बटे 100, तो 0 0 0 और ये 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 अट्ठे 24, और यहाँ से हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 2 23, और 3 एकम 3 और 2 5, तो इस प्रकार से इतना रुपये। तो इसलिए देय आयकर, तो देय आयकर हमारा हो जाएगा 17,500, 800 रुपये है हमारा, और तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 5,534 रुपये, तो ये हो जाएगा 8 5 13, मतलब 8 में 5 जुड़ जाएगा समझ लो, तो ये हो जाएगा 83 और ये 34 रुपये। तो उसका जो आयकर है वो कितना होगा हमारा, 18,334। तो इसमें से देय आयकर में से क्या करेंगे, इसी को 18,000 ये 334 में से कितना घटा देंगे, 17,600, तो इसमें से देखेंगे कि ये 34 रुपये आएगा ही, और ये 6 है तो 13 में से 6 गए तो 7, हासिल लाई 1, और 8 में से 8 गए तो 0, और 1 में से 1 गए तो 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतिम माह में उसको कितना रुपये आयकर देना पड़ेगा, 734 रुपये। तो इस प्रकार से जो भी आयकर का सवाल आएगा हमको इन्हीं पदों में करना है कि जो भी दिया उसका इतने % हमको निकाल लेना है। तो इसमें जैसे ये सवाल इसलिए बताया क्योंकि इसमें ये सवाल कई बार आया है कि 11 माह में तुमको जो भी राशि जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद जो राशि बचेगा उसको क्या कर दिया जाता है, उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल को बिल्कुल सेम इन्हीं पदों का तुमको ध्यान रखना है कि कुल आयकर कितना होगा, कुल आय निकालेंगे, फिर बचत निकालेंगे, फिर बचत में से आयकर को, कुल आय में से बचत को घटा देंगे, फिर आयकर में इस प्रकार से 3 में घटाना है। और क्योंकि यहाँ पर एक ही निकला है 10% का, अगला नहीं निकला, मान लो अगले में भी इसमें कुछ मान रहता इसमें, तो इन दोनों को जोड़ते तो कुल मान हो जाता। और ये फिर शिक्षा उपकर जितना हमारा कर आएगा उसका 3% निकालेंगे, तो 3% निकालेंगे तो ये 534 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, देय आयकर में मतलब 17,800 में जोड़ेंगे तो ये देय आयकर निकलेगा, मतलब टोटल हमको इतना पटाना है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा दे दिया था कि 11 माह में इसको क्या किया गया था, इतना रुपये वो पटा लिया था। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है कि कोई भी आयकर का सवाल देगा उसको
हल करना है। इसमें कोई भी आयकर का सवाल दे, इन्हीं स्टेप को फॉलो करोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये सवाल नहीं है कि हम ये सवाल जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तुमको केवल जो 7 स्टेप बताया मैं उसका ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब उसको तुम सभी सवालों को फिर आसानी से हल कर लोगे। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि जो भी है सिंपल से हल किया जा सकता है। और इस प्रकार से ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। और यही अब यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अगला वीडियो के लिए वेट करें। धन्यवाद।